मोची से दोस्ती। आज की कहानी। रमन हर रोज ही उस रास्ते से गुजरता था। वो वर्षों से सड़क के एक किनारे में श्रवण नाम के एक मोची को अपनी दुकान चलाते देखता था। श्रवण हर दिन ही पूरी तन्मयता से अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा लोगों के जूते और चप्पलें मरम्मत कर रहा होता था। रमन कई बार शाम को दफ्तर से घर आते हुए श्रवण के पास बैठ जाता था और बातें करता था। कभी कभी वो श्रवण की मंगवाई हुई चाय भी पी लेता था और कभी खुद भी दोनों के लिए कुछ न कुछ खाने पीने को मंगवा लेता था। एक शाम को रमन ने श्रवण से पूछा, चाचा, आप इतने वर्षों से यही काम कर रहे हैं, आप थक नहीं गए? आप नहीं सोचते कि अब आपको आराम करना चाहिए? आपके बच्चे तो अब बड़े बड़े पदों पर बैठे और अच्छा खासा कमा रहे हैं और आपके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इस उम्र में अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे? बेटा, तुम भी तो बहुत पढ़े लिखे हो और बहुत ही बड़े अफसर भी हो। तुम तो जानते हो कि अगर शरीर को काम में लेना छोड़ दिया जाता है तो वो धीरे धीरे बेकार होने लगता है। काम करते रहने से एक तो शरीर ठीक रहता है और लोग सम्मान भी करते हैं। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहा। ये ठीक है कि मैंने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और ऊंचे पदों तक पहुंचा दिया, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ? मैं खुद को कैसे भूल सकता हूँ? मैं जो कल था वही आज भी हूँ। मेरे बच्चों को जो रास्ता मिला वो उनका रास्ता था और मैं जहाँ था आज भी वही हूँ, क्योंकि अगर शायद मैंने अपना रास्ता बदल दिया होता तो शायद वो नहीं कर पाता जो मैं अपने बच्चों और घर के लिए कर पाया। ठीक कह रहे हैं आप चाचा जी। मैं इतने वर्षों से देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। जब मैं काम के लिए भटकता था मुझे अपने पिताजी के साथ जाने में संकोच होता था, क्योंकि मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई के दिनों में और नौकरी की तलाश के दिनों में ठेले पर सामान बेचते थे। मुझे उनके साथ इस तरह सामान बेचने में शर्म महसूस होती थी, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि आप अपने इस जूते चप्पलें सिलने के काम से कितना प्रेम करते हैं। आप शायद नहीं जानते हैं कि आपको देखकर मैं भी करीब 8 बरस पहले बदल गया था और मैंने खूब मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी थी और सफलतापूर्वक MBA भी पास किया। पिछले 8 वर्षों से मैंने पिताजी के साथ ठेले से खूब सामान बेचा और उनके व्यापार को खूब बढ़ाया। फिर मुझे सरकारी नौकरी मिल गई और आज मेरे पास बंगला, कार, सब कुछ। लेकिन मैं अब भी गर्व से हर शाम को पिताजी की दुकान पर जाता हूँ। अब तो पिताजी की बड़ी दुकान है, लेकिन आज भी मैं छुट्टी वाले दिन चुपचाप कुछ सामान ठेले पर लेकर बेचने निकल जाता हूँ, ताकि मैं भी जमीन से जुड़ा रहूं और कभी घमंड को अपने सर पर न चढ़ने दूं। चाचा जी, आज मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। आज रात आप मेरे साथ 5 स्टार होटल में रात का खाना खाएंगे। मैं आपको अपने परिवार से भी मिलवाना चाहता हूँ। अरे बेटा, क्यों इतने पैसे बर्बाद करते हो? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने अपने अतीत को नहीं बुलाया है, यही सबसे बड़ी बात है। जीते रहो। कहने के साथ ही श्रवण जी आंसू बहाने लगे। वो फिर बोले, बेटा, भले ही मेरे बेटे अब सरकारी अफसर है और मेरी बेटी अपना स्कूल चलाती है और मेरे पास भी सेक्टर 18 में अपना घर है, पर यकीन करना, आज तक किसी भी ऊंची जाति वाले ने अपने साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। बेटा, मैं तुम्हारे परिवार के साथ खाना जरूर खाऊंगा, लेकिन खाने का बिल मैं दूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्तों, उस दिन के बाद तो हमारी मित्रता और भी घनिष्ठ हो गई। बस हम लोग श्रवण चाचा के घर आते जाते हैं और वो भी हमारे घर आते जाते हैं। लोग एक मोची, नीची जाति के दलित और मेरे जैसे उच्च जाति के ब्राह्मण के बीच की इस दोस्ती को देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे श्रवण
और मुझे कुछ भी फर्क नहीं लगता। मेरे 30वें जन्मदिन पर जब मेरे इन संवत चाचा के ने उनके हाथों से बने हुए बहुत ही खूबसूरत जूते मुझे भेंट दिए, तो मैंने उस पार्टी में उनके उपहार को सबको दिखाया और सभी मेहमानों के सामने उनको गले लगा लिया। सभी हैरान थे, पर अब किसी की मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। फिर जब मैं और संवत चाचा एक ही प्लेट से मिठाई और केक खाने लगे तो कई लोगों की आंखें तो फटी की फटी रह गई। दोस्तों, हो सके तो छोटी कही जाने वाली जाति के लोगों के साथ रिश्ते बनाइए और उनके घरों में भी आना जाना शुरू कीजिए। यही एक तरीका है जिससे समाज में लोगों और संप्रदायों के बीच की दूरियां कम हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।